अखिलेश यादव कहें कि यूपी में उन्हें सारी सीटें दे दें, बिहार में तेजस्वी और नीतीश कुमार हैं ही, तमिलनाडु में एमके स्टालिन है, केरला में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है और बंगाल में ममता बनर्जी है, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला है, महबूबा मुफ्ती है। तो आप ये बताइए कि ऐसी परिस्थिति में फिर कांग्रेस लड़ेगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विपक्षी एकता की। पिछले दिनों पटना में सभी विपक्षी दलों की एक मीटिंग हुई जिसमें लगभग देश की सभी वे पार्टियां सम्मिलित हुई जो बीजेपी के विरोध में हैं या बीजेपी से त्रस्त हैं। और ऐसी स्थिति में ये तय किया गया कि हम जो आने वाला चुनाव है वो एक साथ एकजुट होकर के लड़ेंगे। उसमें कुछ दिक्कतें भी आई। दिक्कतें मसलन जैसे जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई की तरफ से सीताराम येचुरी बोलने लगे तो उस वक्त ही ममता बनर्जी उठ करके वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला केजरीवाल पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि पहले आपको धारा 370 पर अपना रुख स्पष्ट करना होगा, जिसके बाद केजरीवाल जो है असहज हो गए और केजरीवाल ने ये कहा कि कांग्रेस को जो ऑर्डिनेंस आया है उस पर अपना रुख स्पष्ट करना होगा। ऐसी स्थिति वहाँ पर बनी, लेकिन बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये माना गया और ये कहा गया कि अभी ऐसी स्थिति कुछ नहीं है, छोटे मोटे विवाद हैं वो सुलझा लिए जाएंगे। दूसरा मसला ये है कि राहुल गांधी ने मीडिया में आकर के और जैसा वे कहते रहे हैं कि ये जो आने वाला चुनाव है वे विचारधारा के ऊपर लड़ा जाएगा, ये चुनाव विचारधारा की लड़ाई का चुनाव है। अब उसमें दो तीन सवाल उठते हैं। पहला सवाल तो ये कि चलिए विचारधारा का अगर चुनाव है तो अरविंद केजरीवाल की विचारधारा क्या है, जरा ये बता दीजिए। महबूबा मुफ्ती की विचारधारा क्या है, यह भी बता दीजिए। उमर अब्दुल्ला की विचारधारा क्या है, यह भी बता दीजिए। और तो और खुद नीतीश कुमार जो अपना पूरा पॉलिटिकल कैरियर ही भाजपा के साथ उन्होंने बिताया और लगभग रेल मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक वो भाजपा के साथ उन्होंने सरकार बनाई, उनकी आइडियोलॉजी क्या है? आप कहेंगे कि उनकी आइडियोलॉजी सोशलिस्ट है क्योंकि वो जॉर्ज फर्नांडिस और जेपी आंदोलन से निकले हुए हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर वे सोशलिस्ट हैं तो फिर भाजपा के साथ क्या कर रहे थे और क्या भाजपा में वे फिर नहीं जा सकते हैं? ऐसे कई सवाल हैं जो आज भी हमारे सामने उसी मजबूती से खड़े हैं जिसका जवाब इन विपक्षी पार्टियों को ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें ये देखना होगा कि जो यह बात कर रहे हैं या जिस तरह का यह दावा कर रहे हैं कितना सही होगा और यह जो बात है वह कितनी आगे तक चलेगी। मसलन अरविंद केजरीवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में न शामिल होना। अब आप सोचिए कि अरविंद केजरीवाल अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में न शामिल हों और वो चुनौती दे रहे हो कि पहले ऑर्डिनेंस पे कांग्रेस अपना रुख साफ करे, मतलब यहाँ पर भी एक तरह से अगर आप देखें तो विचारधारा की लड़ाई कम है और सबसे ज़्यादा अपने फायदे की लड़ाई यहाँ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हों, चाहे वो अन्य पार्टियों के अपने अपने जो दल हैं छोटे छोटे, उनकी भी यही स्थिति है। दूसरा सबसे बड़ा मसला जो आता है ये है कि ये सारी छोटी छोटी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कह तो रही हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में हम चुनाव में उतरेंगे, लेकिन दरअसल ये सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को ही पहुंचाने जा रही हैं। अब आपको एक उदाहरण देता हूं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम जो है उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल और राजस्थान, अन्य जितने स्टेट हैं वो पहले छोड़ देंगे। अब यह बात मतलब हास्यास्पद भी है और एक तरह से अजीब भी है क्योंकि आपका वोट प्रतिशत क्या है इन राज्यों में और आपने कितनी सीटें जीती हैं और आप जिस चीज़ को छोड़ने की बात कर रहे हैं वहाँ तो आप हैं ही नहीं। और आप कह रहे हैं जहाँ कांग्रेस जो है पंजाब छोड़ दे, कांग्रेस दिल्ली छोड़ दे, कांग्रेस पंजाब छोड़ दे जिसमें वे सत्ता में रही है और अभी वे मुख्य विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस वहां पर आपको सारी सीटें दे दें, दिल्ली में आपको सारी सीटें दे दें। अखिलेश यादव कहें कि यूपी में उन्हें सारी सीटें दे दें, बिहार में तेजस्वी और नीतीश कुमार हैं ही, तमिलनाडु में एमके स्टालिन है, केरला में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है और बंगाल में ममता बनर्जी हैं, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला है और महबूबा मुफ्ती हैं। तो आप ये बताइए कि ऐसी परिस्थिति में फिर कांग्रेस लड़े कहाँ? और अगर कांग्रेस लड़ेगी नहीं तो उसकी सीटें आएंगी कैसे? आप जिस तरह की बात कर रहे हैं या जिस तरह की विपक्षी एकता की बात ये लोग लेकर के चल रहे हैं उसमें तो साफ तौर से यही देखने को मिल रहा है कि इस तरह की विपक्षी एकता बिल्कुल संभव नहीं है।
और बात पर ऐसी पृष्ठभूमि पर तो यह बिल्कुल संभव नहीं है जहां पर ये चाहते हो कि हमारी तो पृष्ठभूमि बनी रहे, लेकिन जो बड़ी पार्टी है कांग्रेस वो अपनी पृष्ठभूमि खो दे। अब ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि ये बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं या बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस अपनी पृष्ठभूमि खोएगी तो इन छोटी ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं इनकी लड़ने की या यूं कहें कि बीजेपी को चुनौती देने की अभी इतनी हैसियत नहीं हुई है। तो ऐसी स्थिति में यह बीजेपी को फायदा ही पहुंचने जा रहा है और यह बात अमित शाह और नरेंद्र मोदी बखूबी समझ रहे हैं। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में या ऐसे भी कई मौकों पर इंटरव्यू में भी अमित शाह कहते रहे हैं कि इनकी विपक्षी एकता से हमें ही फायदा होगा और उसके कारण भी वे गिनाते रहे हैं। दूसरी बात, दूसरे मीटिंग की अभी तिथि तय नहीं हुई है। वो जानते हैं कि इतने सारे विवाद के साथ आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों चुनाव सर पे है और अगर विपक्षी एकता वास्तव में बनानी है तो इसमें उन सभी दलों को शामिल करना होगा जिनकी अभी भी मौजूदगी ग्राउंड पे सबसे ज्यादा है। मसलन मायावती, नवीन पटनायक और अन्य ऐसे दल हैं जिनका आज भी जमीनी स्तर पे उनके वोटर उनको भगवान मानते हैं। विपक्षी एकता की ये तस्वीर जो भी सामने आई है उसमें कुछ भी साफ तौर पे दिखाई नहीं दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये सभी पार्टियां कांग्रेस को तोड़ना और बीजेपी को जोड़ना यानी बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ज्यादा उत्सुक है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए और अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।